नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिट कंपटीशन विद राज में। अब हम उसी के आगे चलते हैं और आपसे हमने बताया था कि हम इसके बाद सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, तो उसी प्रक्रिया में आज शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सर्वप्रथम हमें कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसकी सिनॉप्सिस अगर तैयार कर ली जाए और सिनॉप्सिस के ही थ्रू पढ़ लिया जाए तो जो किताब हम आधे घंटे में 1 घंटे में पढ़ने वाले हैं उसको महज 15 से 20 मिनट में हम रीड कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मेरा सारा प्रोसेस सिनॉप्सिस पे है। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई पार्टों में तोड़ लेते हैं। नंबर 1 भूमिका, नंबर 2 नामकरण। अगर इसका नामकरण हुआ तो कैसे हुआ, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा, तो एक हेडिंग मेन नामकरण। फिर इसकी उत्पत्ति के क्या राज हैं उसको जानेंगे उत्पत्ति के माध्यम से। फिर भौगोलिक विस्तार कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। फिर नगर योजना के बाद प्रमुख स्थल कि इसके स्थल कहाँ कहाँ हैं। उसके बाद इन्होंने जो लिपि छोड़ रखी थी लिखी या जो ये लिख के गए तो उसमें लिपि आती है, तो ये कौन सी लिपि का यूज करते थे, क्या लिखते थे, किस प्रकार से लिखते थे, उसका प्रयोग उसका जो है हम लोग विश्लेषण लिपि में पढ़ेंगे। उसके बाद कोई भी सिविलाइजेशन अगर सभ्यता पनपी तो उसके 4 चीज़ें ज़रूर ही होती हैं, 4 चीज़ें दिखने को ज़रूर मिलेंगी कि उनका आर्थिकी या व्यापार कैसा था, व्यापार था कि नहीं। फिर उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी। वो लोग किस धर्म को मानते थे, कैसा समाज था। तो इसको हम लोग इसीलिए 4 पार्टों में तोड़कर आर्थिकी या व्यापार, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, इस तरह उनकी हम स्थितियों को पढ़ेंगे। और फिर क्या कारण रहे कि उस सभ्यता का पतन हो गया, तो इस तरह मेन हेडिंग में तोड़ लेंगे जिससे पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद फिर इन एक हेडिंग को अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे सर्वप्रथम भूमिका कि सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका क्या रही। 1826 का समय था। 1826 का समय था जब चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति खुदाई करवा रहा था, तो उसको कुछ अवशेष मिले, लेकिन उस समय उसने कुछ ध्यान नहीं दिया कि क्या मिला। जैसे आप ही के घर में कभी खुदाई वगैरह, घर बन रहा होता है तो खुदाई वगैरह होती है, तो जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं नीचे, मान लीजिए अंगूठी मिली या कुछ मिली, तो एक तो नीचे दबी रहती है काफ़ी दिनों से, तो उसमें जंग वगैरह लग जाती है, तो लोग ध्यान नहीं देते हो। लेकिन यही अगर कोई पारखी व्यक्ति होता है तो वो तुरंत उसको ध्यान देता है कि हो सकता है हमारे पूर्वज छोड़ के गए हों। तो उसी टाइप से 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति था जो खुदाई करवा रहा था और इसको कुछ अवशेष मिले, लेकिन इसने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर समय आता है 1853। जब हम आधुनिक में आएंगे तो पढ़ेंगे कि 1852-53 के समय भारत में रेल का विस्तार हो रहा था या रेल का प्रारंभ हो रहा था, तो उस समय रेल की पटरियां बिछवाई जा रही थी। तो एक व्यक्ति था जॉन ब्रिस्टन नामक एक व्यक्ति था, वो 1853 में भारत में सड़कें बिछवा रहा था। तो जब वो सड़कें बिछवा रहा था तो उसको कुछ खुदाई के दौरान यही चीज़ फिर से मिली, मटके या कोई बर्तन, तो इसने उस पर ध्यान दिया और इसने ये बात जो है कनिंघम को बताया। ब्रिटेन में उस समय कनिंघम था, तो उसको बताया कि सर इस समय जहाँ हम खुदाई करवा रहे हैं ये चीज़ें हमको मिली हैं। इसने इस बात को अपने जो है सरकार में इंडिकेट किया। प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट होती हुई दिखी। जब जॉन मार्शल को 1921 में हेड बना दिया गया तो ये जो है ये खुदाई करने के थोड़ा पक्ष में आए, तो इन्होंने 1921 में खुदाई स्टार्ट करवाई और खुदाई 2 लोगों के माध्यम से शुरू करवाई। एक थे दयाराम साहनी और एक थे राखलदास बनर्जी। अब इनके बाद इन्होंने जिन क्षेत्रों की खुदाई करवाई वो क्षेत्र जब आएंगे तब विश्लेषण में पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने प्रथम जो खुदाई शुरुआत हुई वो 1921 से जो विधिवत शुरुआत हुई जॉन मार्शल के नेतृत्व में,
दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा इन लोगों ने खुदाई शुरू की। तो ये थी भूमिका सिंधु घाटी सभ्यता की कि खुदाई का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे हम लोगों को साक्ष्य मिलने शुरू हुए। शुरू तो 1826 में हुए थे, लेकिन उस समय लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अब उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम ये क्यों पड़ा, तो इस पे चर्चा करते हैं, नामकरण पे। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता उसका नाम रखते हैं, रमेश या महेश। तो एक चर्चा का विषय यह भी रहता है कि इसका नाम रमेश ही क्यों रखा गया। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि इसके जो क्षेत्र थे, जो जहाँ जहाँ से खुदाई हुई और जहाँ जहाँ से चीज़ें मिली, वो क्षेत्र एक नदी थी, सिंधु नदी, और उसकी कई सहायक नदियाँ थी। जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी की कई सहायक नदियाँ हैं, उसी प्रकार से मेजर जो नदी थी वो थी सिंधु नदी, और उसकी कई सहायक नदियाँ थी। तो ये जो सभ्यता मिली ये नदियों, उसी नदी के आसपास मिली, इस वजह से इसका जो नाम रखा गया वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और एक बात, आप विश्व का इतिहास उठा के देखिएगा, जितनी भी सभ्यताएं पनपेंगी वो नदियों के किनारे ही पनपेंगी। उसका कारण है क्योंकि नदी का इलाका दोआब का इलाका होता। मनुष्य की बेसिक ज़रूरतें, पानी, खाना, रहना, और नदी घाटी के किनारे ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पानी आपको नदी में मिलेगा ही मिलेगा, खाने का सामान जहाँ से वो बह के जाएगी अगल बगल की ज़मीन को उपजाऊ कर देगी। तो आप मछली नहीं खा सकते हैं तो आप अन्न उपजा सकते हैं, या अपने आप पेड़ पौधे लग जाएंगे, प्रकृति के द्वारा लगे हुए मिलेंगे। और अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो उसमें फल ज़रूर लगेंगे, ऐसा नहीं है कि सब पेड़ बबूल ही के हों, कुछ आम के भी होंगे। तो खाने को भी आपको प्रकृति देगी, और खाने को देगी तो रहने को भी। आपके पास पेड़ हैं तो आप पेड़ से लकड़ी कलेक्ट करके आप घर बना सकते हैं, झोपड़ी बना सकते हैं। तो जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं वो सभी सभ्यताएं नदी घाटी के किनारे ही पनपी हैं। आप इतिहास उठा के देखिएगा। तो इसका नाम जो सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, उसका रीजन यही कि इसका जो क्षेत्र मिला वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिला। इस वजह से विद्वानों ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। लेकिन अब लेकिन पे गौर करिएगा, यहाँ शुरू में तो इसके अवशेष सिंधु घाटी और उसकी नदियों के आसपास के क्षेत्र में मिले, लेकिन जब ये खुदाई वृहद रूप से की गई पुरातत्वविदों द्वारा तो इसके अवशेष और भी क्षेत्रों से मिले। जैसे इसका जो है कुछ क्षेत्र गुजरात से मिला। गुजरात में जैसे लोथल, रंगपुर, तो ये तो सिंधु का क्षेत्र नहीं है। सिंधु का क्षेत्र तो हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। तो लोगों ने कहा कि सिंधु का क्षेत्र यहाँ तो नहीं है इतना, और ये सभ्यता तो इतने विस्तार पे है। बाद में पता लगा कि रोपण, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान तक ये सभ्यता जा रही है, और इधर नीचे दक्षिण तक आ रही सभ्यता। तो लोगों ने फिर इसका एक दूसरा नाम सुझाया। दूसरा नाम उसमें महत्वपूर्ण था हड़प्पा। हड़प्पा एक नगर था जहाँ खुदाई की गई और बृहद रूप से यह पुरातात्विक चीज़ें प्राप्त हुई। तो विद्वानों ने इस सभ्यता को एक नया नाम दिया। उन्होंने सोचा कि अब इसका नाम सिंधु नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंधु हमें एक जगह समेट के रख रहा है, जबकि हड़प्पा वो स्थल है जहाँ से हमें वृहद रूप से चीज़ें प्राप्त हुई हैं, और इन सब में जितने क्षेत्र प्राप्त हुए हैं उन सब में सबसे बड़ा है। तो इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। तो इस प्रकार से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। तो ये हो गया हमारा नामकरण। अच्छा, अब इसमें एक नदी आती है, सिंधु नदी की सहायक नदी सरस्वती, जो आज विलुप्त कगार पे है या आज दिखती नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि ये नदी कभी थी। तो मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती के बीच का जो भाग है उसको ब्रह्मावर्त कहा गया है। सरस्वती और दृष्टवती
ये हरियाणा के आसपास ही बहती थी। तो सरस्वती और दृष्टवती के बीच का जो स्थल है, जैसे दो नदियाँ जब बहती हैं, जब दो नदियाँ बहेंगी तो उनके बीच कुछ ना कुछ गैप रहेगा, तो मनुस्मृति में उसी गैप को ब्रह्मावर्त की संज्ञा दी गई है, ब्रह्मावर्त। और वैदिक ग्रंथों में सरस्वती जहाँ पे विलुप्त होती है उसको विल्सन कहा गया है। जिस स्थान पे सरस्वती विलुप्त हुई है उसको विल्सन नाम दिया गया है। तो ये हमारा नामकरण से संबंधित कुछ फैक्ट थे। इसके बाद अब आते हैं उत्पत्ति पे, कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने क्या क्या मत दिए और वो मत कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो आइए देखते हैं। उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। कुछ विद्वान इस सभ्यता को नवीन सभ्यता ना मानकर पुरानी सभ्यता मानते हैं और उसे समकालीन सभ्यताओं से जोड़ते हैं। जैसे कई विद्वान हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामियाई सभ्यता से जोड़ा है। ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो विद्वानों का भिन्न भिन्न जो मत है उसमें कुछ हम देख लेते हैं कि क्या मत है और क्या भिन्नता है उसमें, और अनुमान लगाते हैं कि क्या सच में वो लोग सही कह रहे हैं या कुछ भिन्नताएं हैं। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो मेसोपोटामियाई सभ्यता थी वो काफ़ी विस्तृत रूप से थी अपने शहर मिस्र में, लेकिन जब वहाँ लोग ज़्यादा हुए तो वो लोग अपने शहर से बाहर निकल आए और घूमते घूमते वो भारत में आ गए। तो जो विद्वान हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता को मिस्र का ही एक विस्तृत रूप मानते हैं कि जो मेसोपोटामियाई सभ्यता है, जो मेसो सभ्यता है, यही सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता है, बस ये उसका विस्तार है। दूसरा वो समानता ये बताते हैं कि सैंधव क्षेत्र बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये, तो यहाँ से उनको कुछ जिगुरेट मिले हैं। ये जिगुरेट का मतलब होता है जो पुरोहिताई कार्यक्रम किए जाते हैं या पुरोहिताई कर्मकांड किए जाते हैं उनके चबूतरे। तो जो सैंधव क्षेत्र बलूचिस्तान में जिगुरेट के समान चबूतरे मिले हैं, यही जिगुरेट के समान चबूतरे मिस्र में भी हैं। तो इससे वो लोग समानता मानते हैं कि ये जो मेसो सभ्यता है ना, इसी का विस्तार है सिंधु सभ्यता, क्योंकि वहाँ भी जिगुरेट हैं यहाँ भी जिगुरेट हैं। एक और बताते हैं, एक और समानता वो बताते हैं कि जो मोहनजोदड़ो शहर है वहाँ पे जो मकान है उनकी जो छतें हैं और छज्जे हैं उनकी सहतीरों में लकड़ी का यूज किया गया है, लकड़ी की सहतीरों का। अब छज्जों में जो डिजाइन बनती है उसी को सहतीर बोलते हैं। तो मकान और छत पे जो छज्जे बनाए गए उसमें लकड़ी के सहतीरों का यूज हुआ है और यही प्रयोग मेसो सभ्यता में भी किया गया है। तो इन तीन समानताओं के साथ कुछ विद्वान मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो मिस्र सभ्यता का ही एक विस्तृत रूप है। लेकिन कुछ दूसरे भी विद्वान हैं जो इसे गलत मानते हैं। उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं कि ये गलत है तो क्यों है, वो असमानताएं बताते हैं। तो असमानताओं में सबसे पहला असमानता कि सिंधु सभ्यता अपने आप में एक नगरीय सभ्यता थी और वहाँ का नाली तंत्र या नाली प्रणाली सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम आज से भी बेहतर था। आज भी आप अपने शहर में देखते होंगे कि नाली तो पक्की बन गई, लेकिन पहली बात तो कहो नाली ही पक्की ना हो। अगर नाली पक्की बन भी गई तो उन्हें ढकने के उचित साधन नहीं होंगे, ऊपर ढक्कन नहीं पड़ा होगा, ऊपर पेड़ से पत्तियाँ या कूड़ा कचड़ा सब नाली में गिरता रहता है। इससे क्या होता है, जाम हो जाती है नाली। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ का नाली प्रणाली सिस्टम इतना बेहतर है कि वहाँ नालियाँ पक्की हैं और ऊपर से ढकी हुई भी हैं कहीं कहीं। तो नाली तंत्र सैंधव सभ्यता का जितना बेहतर है मेसोपोटामिया का उतना ही खराब है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग मेसोपोटामियाई सभ्यता के ही हैं तो उन्होंने इतना गिरावट अपने में कैसे लाई। आखिर लोग ऊंचाई पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, गिरने का प्रयास नहीं करते। लेकिन अगर वही लोग यहाँ आए तो
नाली तो पक्की बनानी चाहिए थी, तो फिर ये नाली में इतना अव्यवस्था या इतना अंतर कैसे? इसका मतलब वो नाली प्रणाली से परिचित नहीं थे। दूसरी बात, जो मेसोपोटामियाई सभ्यता में कब्रों की जो व्यवस्था की गई है, वहाँ की कब्रें बहुत ही विशाल और भव्य बनती थी, जबकि यहाँ पे कब्रों का ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया गया। तो जो भव्य कब्रें मेसोपोटामियाई से मिली हैं वो सिंधु सभ्यता से नहीं मिलती। तो ये भी एक मेजर पार्ट है असमानता या हमें ना मानने का। तीसरा, ईंटें। अब फिर मैंने वही शब्द जो अभी रिपीट किया था कि सिंधु सभ्यता अपने आप में एक नगरीय सभ्यता थी, वहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। आज भारत में चलन हो गया है पकी ईंटों का, अदरवाइज आप बस 10-15 साल पीछे लौटिए और अपने दादा, अपने बाबा, अपने नाना के घर जाइए, सोचिए ईंटों का मकान तो था लेकिन वो ईंटें कच्ची होती थी, पकी ईंटें नहीं थी। तो आज से 10-15 साल अगर हम पीछे जाएं तो हम सिंधु सभ्यता से पीछे थे। सिंधु सभ्यता के लोग आज नहीं, तब के ज़माने में पकी ईंटों का प्रयोग कर रहे थे और हम तो आज शुरुआत कर रहे हैं पकी ईंटों की। तो सिंधु सभ्यता के लोग उस ज़माने में पकी ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं और मेसोपोटामियाई लोग धूप में सुखा के ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। कच्ची ईंटें ही थी, वो पकी ईंटें नहीं होती थी। मेसोपोटामियाई के लोग जो है पकी ईंटों का प्रयोग न करके धूप में सुखाई गई सूखी ईंटों का प्रयोग करते थे। तो ये भी एक पॉइंट है जिस पे हम लोग डिनाई कर सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है, मेसोपोटामियाई लोग सिंधुवासी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो होते तो वो भी पकी ईंटों का प्रयोग कर रहे होते। और चौथा मेजर असमानता है लिपि। जो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि के जो अक्षर प्राप्त हुए हैं वो बमुश्किल 400-450 अक्षर मिले हैं, जबकि जो मेसोपोटामियाई सभ्यता है उसमें 950 से लेके 1000 अक्षर तक प्राप्त हुए हैं। तो ये इतना अंतर कैसे प्राप्त हो गया? अगर दोनों लोग एक ही थे तो अक्षर में भी कुछ ना कुछ तो समानताएं होनी चाहिए थी। भाई 100-200 का डिफरेंस मान सकते हैं, लेकिन जस्ट आधे का डिफरेंस हो जाए तो ये अपने आप में असमानता दर्शाता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से बाद में विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से मिस्र सभ्यता से परिचित नहीं थे। हाँ, दोनों में समय काल का समानता जरूर है, दोनों सभ्यताएं समकालीन जरूर हैं, लेकिन आप अगर ये कहें कि दोनों सभ्यता एक ही वर्ग विशेष द्वारा उत्पन्न की गई तो ये गलत है। सिंधु सभ्यता अपने आप में अलग है और मेसोपोटामियाई सभ्यता अपने आप में अलग है। ये तो हो गया मेसोपोटामियाई सभ्यता से हमारा समानताएं और असमानताएं। तो उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों ने यह माना कि जो वैदिक आर्य थे ये कोई और नहीं, ये सिंधु सभ्यता के लोग ही थे जो बाद में जाके वैदिक आर्य का रूप बन गए। अर्थात जो आर्य थे वो कहीं और से नहीं आए, वो भारत के ही निवासी थे और जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वही आर्य लोग थे। तो इसके संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं और कुछ और विद्वानों ने उन्हीं के मत का खंडन करते हुए इसको गलत साबित किया है। तो उसको देख लेते हैं। कुछ विद्वान जो है उन्होंने अपना मत ये व्यक्त किया है कि जो आर्य थे वो भारत में बाहर से नहीं आए, बल्कि वो यहीं के निवासी थे और ये कहीं और के नहीं, ये सिंधु सभ्यता वाले लोग ही थे जो बाद में आके वैदिक आर्य बन गए। लेकिन ये जो इन्होंने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की तो विद्वानों ने इनकी व्याख्या का खंडन करने के लिए कुछ असमानताओं को दिखाने का प्रयास किया है और तथ्य के हिसाब से वो असमानताएं सही भी हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि जो सिंधुवासी थे और जो बाद में जो आर्य सभ्यता पनपी वो दोनों अलग अलग थी, वो एक नहीं थी। तो असमानताओं में कुछ असमानताएं आप देखिए। जैसे जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो स्थायी निवास करने वाले, पक्के मकान में रहने वाले, और उनका जो नाली तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम और जो सड़क तंत्र था वो आज से भी बेहतर था। आज आप जब बड़े शहरों में जाएंगे तब आपको ये तंत्र अच्छा मिलेगा, नाली तंत्र और सड़क तंत्र। लेकिन तब के ज़माने में इन सिंधुवासियों का नाली तंत्र, पक्के मकान और सड़कें चौड़ी समकोण, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हुई
मिलती थी। लेकिन वहीं वैदिक आर्यों की अगर बात करें हम, तो वो स्थायी निवास उनके जीवन में था ही नहीं। वो यायावरी घुमक्कड़ू टाइप के थे, आज यहाँ पे रहना है तो कल दूसरी जगह। और वो लोग पशुपालन, प्रमुख व्यवसाय था उनका पशु पालना, घुमंतू लोग। तो एक तरफ हमारे पूर्वज पक्के मकानों पे रह रहे हैं, लेकिन उन्हीं के जो अग्रज हैं वो पशुचारणी, घुमंतू और स्थायी उनका जीवन है ही नहीं, आज यहाँ कल वहाँ। तो इतना बड़ा डिफरेंस तो हो नहीं सकता। इसका तो सीधे सीधे मतलब यही है कि वो लोग घर बनाना जानते ही नहीं थे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो सैंधव लोग तो नहीं थे। अगर वही लोग होते तो वो घर बनाना क्यों न जानते होते। इसका मतलब ये अंतर स्पष्ट है कि सैंधव अलग थे और आर्य अलग थे। एक और अंतर जो दोनों को अलग अलग करता है, जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी या वैदिक आर्य थे वो ग्रामीण सभ्यता के परिचायक थे। तीसरा जो मेजर असमानता मिलती है वो ये मिलती है कि जो सैंधव लोग थे वो लेखन कला से परिचित थे, जबकि जो वैदिक आर्य थे वो लेखन कला से परिचित नहीं थे। तो इन असमानता और समानता के माध्यम से विद्वानों ने विद्वानों के ही मत का खंडन किया कि जो सैंधव सभ्यता थी वो अलग सभ्यता थी और जो आर्य थे वो अलग से थे, वो सैंधव का विस्तार नहीं थे। तो एक ये भी उत्पत्ति यहीं पे समाप्त होती है। उत्पत्ति में विद्वानों ने एक और विश्लेषण किया है द्रविड़ों के संबंध में कि जो भारत में द्रविड़ लोग रहते थे वही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। तो इस पे उन्होंने कुछ समानताएं लिखी हैं। उनके माध्यम से जो मूर्ति पूजा, लिंग योनि उपासना या मातृ देवी उपासना या पशुपति शिव जी की जो पूजा होती थी वो द्रविड़ भी करते थे, और यही जो पूजा थी वो सैंधव लोग भी करते थे। तो इस आधार पे विद्वानों ने इस बात को कहने का प्रयास किया है कि ये जो सैंधव लोग थे ये कोई और नहीं, ये द्रविड़ लोग ही थे, क्योंकि इन लोगों की जो पूजा उपासना की पद्धति थी वो सेम थी। लेकिन एज एग्जाम्पल एक अंग्रेज भी राधा जी को कृष्ण जी को मानता है और एक हिंदू भी कृष्ण और राधा को मानता है, तो क्या दोनों की उत्पत्ति एक ही है? सोचने वाली बात है। तो कुछ विद्वानों ने इस बात को कहने का प्रयास किया। जॉन मार्शल जी कहते हैं कि जो बलूचिस्तान में जो आम लोग और मजदूर थे उनकी जो कदकाठी और शारीरिक संरचना थी वो सैंधव लोगों से मिलती थी, और जो बलूचिस्तान में लोग रहते थे वो द्रविड़ लोग थे। तो जॉन मार्शल ने जो अपना निष्कर्ष निकाला वो बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों, आम लोगों की शारीरिक संरचना और कदकाठी को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि जो ये लोग हैं और जो सैंधव लोग हैं वो लगता है कुछ समान है। लेकिन फिर वही बात, अगर चेहरे से मैं और अंग्रेज़ समान हैं तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अंग्रेज और मेरी उत्पत्ति एक ही है। तो उसी असमानताओं को देखते हुए कुछ विद्वानों ने इसको सिरे से निकालते हुए असमानताओं का एक ब्यौरा दिया, जिसमें सबसे बड़ी तो असमानता यही थी कि जो द्रविड़ लोग थे वो ग्रामीण सभ्यता को लेके साथ चलते थे, जबकि अभी हमने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो नगरीय सभ्यता के परिचायक थे। और भी कई मेजर पॉइंट थे जिसके आधार पे विद्वानों ने इस मत को भी सिरे से नकार दिया कि जो सैंधववासी वो द्रविड़ संस्था के लोग हैं। तो इस प्रकार से इस उत्पत्ति का ये मत भी खंडित हो जाता है। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि सैंधव सभ्यता अपने आप में अलग सभ्यता है। वो ना तो मेसोपोटामियाई सभ्यता का विस्तृत रूप है, ना ही वह आर्य सभ्यता का आगे का विस्तार है, ना ही वह द्रविड़ों द्वारा उत्पत्ति उसकी हुई है। वो अपने आप में एक अलग सभ्यता है। तो दोस्तों, उत्पत्ति के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब इसके पश्चात एक और मेजर पार्ट है तिथि क्रम का निर्धारण, कि सैंधव सभ्यता का जो तिथि क्रम है उसका पता कैसे हमें चले। तो उसके विषय में भी विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तिथि क्रम निर्धारण को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या विद्वानों ने तिथि बताई और वास्तव में क्या निकल कर आई। वैसे तो तिथि क्रम का निर्धारण स्पष्ट रूप से करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इसमें अनिश्चितता बनी रहती है। लेकिन फिर भी विद्वानों ने जो अपने
कार्य किए उसी के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उसमें मेन काम तो खुदाई का है, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के साथ जब किसी चीज़ के लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त होते तो उसका तिथिक्रम जानने का एक ही उपाय होता है, वो है पुरातात्विक खुदाई। तो खुदाई के माध्यम से जो मोहनजोदड़ो नामक स्थल था, जब उसकी खुदाई की गई तो उसमें निर्माण और पुनर्निर्माण के 7 स्तर प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निर्माण और पुनर्निर्माण के 7 स्तर प्राप्त हुए। इसके माध्यम से विद्वानों ने एक मत ये प्रस्तुत किया कि जो मोहनजोदड़ो शहर था इसका अस्तित्व लगभग 500 वर्षों तक तो रहा होगा, तभी इसके निर्माण और पुनर्निर्माण के हमें 7 स्तर मिलते हैं। तो वहीं कुछ अलग अलग विद्वान इसी खुदाई के आधार पे तिथिक्रम का निर्धारण करते हैं। जैसे एक थे जॉन मार्शल, इन्होंने इसी शहरों की खुदाई के आधार पे जो सैंधव सभ्यता का तिथिक्रम था उसको 3250 से 2750 BC ईसा पूर्व का बताया। तो वहीं एक और विद्वान है अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके के अनुसार जो सैंधव सभ्यता थी वो 2800 BC से 2500 BC तक रही। एक भारतीय विद्वान थे माधव स्वरूप वत्स, इनका मानना था इन्हीं खुदाइयों के आधार पे कि जो सैंधव सभ्यता का तिथिक्रम है वो 2700 BC से निर्धारित होकर 2500 BC तक रहा। लेकिन जो सबसे स्पष्ट निष्कर्ष निकाला, जो ज़्यादा तर्कसंगत लगता है, वो थे व्हीलर महोदय। इन्होंने जो ये निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष जो सैंधव मोहरें मिली, इनको 12 सैंधव मोहरें पश्चिम एशिया में प्राप्त हुई और ऋग्वेद में जो अंतर्निहित साक्ष्य मिले उन्हीं के आधार पर इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो सैंधव सभ्यता है इसका तिथिक्रम 2500 BC से लेके 1750 BC रहा। और यही तर्क आज वर्तमान में ज़्यादा तर्कसंगत लगता है, क्योंकि बाद में जो नवीन पद्धति है कार्बन डेटिंग पद्धति, उसके आधार पर जब परीक्षण करके निकाला गया तो उसमें भी यही निष्कर्ष निकला कि जो सैंधव सभ्यता है इसका तिथिक्रम 2500 से 1750 BC तक ही है। तो इस हिसाब से व्हीलर महोदय आज के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा तर्कसंगत साबित होते हैं। अब इन्होंने अपने जो तर्क दिए वो यही एक मैंने बताया कि इन्होंने जो पश्चिम एशिया में खुदाई कराई उसके माध्यम से इनको 12 सैंधव मोहरें मिली इस आधार पे, और दूसरा इन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया और उस ऋग्वेद के अंदर जो इनको साक्ष्य प्राप्त हुए उन साक्ष्यों के आधार पे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो सैंधव तिथिक्रम है वो 2500 BC से स्टार्ट होकर 1750 BC है। अब ऐसा इसलिए चूंकि इन्होंने कुछ निष्कर्ष और निकाले, चूंकि जो मेसोपोटामियाई सभ्यता थी और सैंधव सभ्यता थी इसके जो व्यापारिक संबंध थे वो अपना चरम स्तर सारेन युग में थे, सारेन युग में अधिक थे। और ये जो सारेन युग में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए ये 2400 BC में स्थापित हुए। वहीं भारत में जो आर्यों का आगमन था वो आर्यों का आगमन भारत में 1500 BC माना गया है। तो 1500 BC जो है ये सैंधव सभ्यता की अंतिम तिथि मानी जाती है। इस प्रकार से व्हीलर महोदय ने जो तिथि का निर्धारण किया कार्बन डेटिंग के अनुसार भी वही तिथि का निर्धारण हमें आज नवीन अनुक्रम से भी प्राप्त होता है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा सही बैठता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगले वीडियो में हड़प्पा के आगे के चीज़ों को पढ़ेंगे।